हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू माय चैनल नर्सिंग विद पूजा। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 इन्फेक्शन कंट्रोल का फिफ्थ और लास्ट पार्ट। इसमें हम देखने वाले हैं टॉपिक नोजोकोमल इन्फेक्शन, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम एंड कलेक्शन ऑफ सैंपल्स। सबसे पहले हम देखेंगे नोजोकोमल इन्फेक्शन। नोजोकोमल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन दोनों एक ही है। अब ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या नोजोकोमल इन्फेक्शंस क्या होते हैं? They are defined as an infection developing in a patients after admission to the hospital which were neither present at the time of hospitalization. हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या नोजोकोमल इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होते हैं जो पेशेंट को हॉस्पिटल में रह के डेवलप्ड होते हैं। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है उस टाइम उसको वो इन्फेक्शन नहीं होते, लेकिन हॉस्पिटल में रह के वहां पर उसको वो इन्फेक्शन डेवलप हो जाते हैं। वो है हॉस्पिटल एक्वायर्ड और नोजोकोमल इन्फेक्शन। Infection that first appears between 48 hours and 4 days after admission are usually considered nosocomial infection. अब कौन से इन्फेक्शन है जिनको हम नोजोकोमल इन्फेक्शन कंसिडर करेंगे? तो वो है एडमिशन के बिटवीन 48 आवर्स और आफ्टर 4 डेज के बाद में जो भी इन्फेक्शन, अगर एक्स्ट्रा इन्फेक्शन कोई पेशेंट में दिखाई देते हैं तो वो किसके अंडर में आएगा? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के अंडर में आएगा। टाइप्स कितने हैं? मेनली 3 टाइप्स हैं: ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, वेंटिलेटर एसोसिएट निमोनिया और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है जो कि पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं आफ्टर दी एडमिशन या ड्यूरिंग पेशेंट एडमिशन का जो टाइमिंग होता है उसमें हमें देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। मैंने बताई दिया मेनली 3 है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, दिस इज द मोस्ट कॉमन नोजोकोमल इन्फेक्शन। 80% ऑफ इन्फेक्शन आर एसोसिएटेड विद कैथेटराइजेशन। जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो 80% चांसेस होते हैं कि उसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी यूटीआई होने की उसको पॉसिबिलिटी रहती है। और मेनली ये इन्फेक्शन कैथेटर जब पेशेंट को लगता है तब ये यूटीआई होने के बहुत चांसेस होते हैं। सेकेंड है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया या वेप। ये जो सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का, इसको हम HAI के नाम से भी जानते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को। तो सबसे पहले तो क्या पॉसिबिलिटी होती है कि पेशेंट को यूटीआई हो जाए। सेकंड क्या है? वेप, वेंटिलेटर एसोसिएट निमोनिया होने की बहुत पॉसिबिलिटी रहती है। थर्ड है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन या SSI, वुंड इन्फेक्शन और स्किन सेप्सिस। SSI are also frequent. Incident of post-operative infection is much higher in elder patient above age of 60, अबव एज ऑफ 60। वो पर्सन नहीं बेटा, वो 60 है। ठीक है। तो एसएसआई मतलब नाम से समझ में आ रहा है, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। तो ये सबसे कॉमनेस्ट इन्फेक्शन है जो कि हॉस्पिटल में आफ्टर सर्जरी पेशेंट को होने का रिस्क होता है, खास करके जिनकी एज अबव 60 होती है उन पेशेंट्स में सर्जरी के बाद सर्जरी वाली जगह पे वुंड पे सर्जिकल साइट पे इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। तो ये 3 मेन कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है जो कि हमने देखे। नेक्स्ट सिम्टम ऑफ HAI। कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो गया है? तो क्या फीवर इज ऑफन द फर्स्ट साइन ऑफ इन्फेक्शन। आप सभी लोगों को पता होगा जब भी कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आता है तो सबसे पहले आने वाले जो सिम्टम्स है हमारी बॉडी में वो क्या होता है? फीवर। तो सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा पेशेंट में? आपको फीवर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है रैपिड ब्रीदिंग, मेंटल कंफ्यूजन। पेशेंट को की है ब्रीदिंग रैपिड हो सकती है, मेंटल कंफ्यूजन देखने को मिल सकता है। लो ब्लड प्रेशर, रिड्यूस्ड यूरिन आउटपुट। अगर मान लो पेशेंट को यूटीआई हो गया है तो क्या लो ब्लड प्रेशर और यूरिन आउटपुट उसका कम हो जाएगा। थर्ड है हाई ब्लड सेल काउंट। अब बनी बात है कि अगर पेशेंट को इन्फेक्शन है तो उसका WBC काउंट क्या रहेगा? बढ़ा हुआ आएगा। पेशेंट विथ यूटीआई में हैव पेन वाइल यूरिनेटिंग एंड ब्लड इन द यूरिन। अगर पेशेंट को यूटीआई हो गया है तो क्या हो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब वो यूरिन करे तो उसको पेन और साथ में ब्लड भी यूरिन में देखने को मिल सकता है। ये कुछ सिम्टम्स है जो अगर पेशेंट को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो गया है तो ये सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। डिपेंड करता है कि पेशेंट को कौन सा इन्फेक्शन हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमें पेशेंट में सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है जो कि देखने को मिलते हैं, वो मैंने आपको इसमें बताया है। नेक्स्ट है फैक्टर इंक्लूडिंग इंड्यूसिंग हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिनको जो बहुत ज्यादा ससेप्टिबल होते हैं इन्फेक्शन के लिए? तो वो है एज। जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं या जो न्यूबॉर्न होते हैं या जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है, इनका क्या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन में होते हैं, मतलब इनकी इम्यूनिटी बहुत डाउन होती है। तो इन पेशेंट्स को HAI होने के बहुत ज्यादा रिस्क होता है। इसीलिए आपने देखा होगा पेशेंट्स जो ज्यादा एज वाले या न्यूबॉर्न होते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज होती है, उनको हॉस्पिटल विजिट अवॉइड किया जाता है। ससेप्टिबिलिटी,
ऐसे पेशेंट जिनको इजीली इन्फेक्शन हो जाता है, जो वो ससेप्टिबल है इन्फेक्शन के, तो वो कौन हो सकते हैं? जिनकी अभी सर्जरी हुई है या जिनको कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड ड्रग्स चल रहे हैं, इम्यूनिटी कम करने के लिए ड्रग्स चल रहे हैं, उनका कोई ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी या लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, ऐसे पेशेंट को होने के बहुत चांसेस होते हैं। इन्फेक्टेड पेशेंट, कोई पेशेंट जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, उसकी इम्यूनिटी वैसे ही कम है इन्फेक्शन की वजह से, तो उन पेशेंट्स को ये एचआई होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। हॉस्पिटल इन्वायरमेंट, अगर हॉस्पिटल इन्वायरमेंट प्रॉपर डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन प्रॉपर पॉलिसीज फॉलो नहीं की जाती है, हॉस्पिटल में हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं है, तो उसकी वजह से एचआई हो सकता है। सर्जिकल एंड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, अगर सर्जरी के दौरान प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक फॉलो नहीं करते हैं या कोई मेडिकल प्रोसीजर के दौरान भी एसेप्टिक प्रोसीजर हम फॉलो नहीं करते हैं और प्रॉपर जो प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो नहीं करते, तो एचएआई हो सकता है। जैसे कि अगर हम पेशेंट को एक बेसिक सा प्रोसीजर है कि आप अगर पेशेंट को वेंफ्लो लगा रहे हैं या कैथेटर इंसर्ट कर रहे हैं और आपने प्रॉपर ग्लव्स नहीं पहने हैं और एसेप्टिक टेक्निक मेंटेन नहीं करी है, तो इससे पेशेंट को क्या एचएआई होने के और कैथेटर लगा रहे तो यूटीआई होने के बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है। लास्ट है ड्रग रेजिस्टेंस, अगर कोई पेशेंट है जिसको कि वो एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में और आप उसको एंटीबायोटिक दे रहे हैं, लेकिन वो पेशेंट उस एंटीबायोटिक से क्या है, रेजिस्टेंस है, उसकी बॉडी पे उसका कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है ना, तो उसके लिए तो वो एंटीबायोटिक जीरो हो गई है। तो ऐसी कंडीशंस में भी पेशेंट को एचआई होने की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि उसके ऊपर एंटीबायोटिक का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम। अभी हमने देखा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के बारे में, अब हमारा सेकेंड टॉपिक है हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम। हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम इज डेडिकेटेड टू द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नोजोकोमल इन्फेक्शन। अभी हम नोजोकोमल इन्फेक्शन के बारे में इतनी देर से पढ़ रहे हैं या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो ये जो प्रोग्राम है ये उसी को प्रिवेंट करने के लिए, ज्यादा नोजोकोमल इन्फेक्शन ना हो उसको कंट्रोल और प्रिवेंट करने के लिए जो प्रोग्राम चलाया जाता है उसका नाम उसे बोला है हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम। The aim of the hospital infection control program is spreading of information, surveillance, activity, prevention and control of nosocomial infection in the hospital। ये जो कमिटी होती है, जो प्रोग्राम होता है, उसका क्या एम होता है मेन, कि हम क्या करें, अवेयरनेस फैलाएं हॉस्पिटल या हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बीच में कि वो प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक फॉलो करें, हैंड हाइजीन मेंटेन करें, और क्या प्रिवेंशन के लिए हम क्या अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हैं, और क्या इन नए प्रोटोकॉल्स आए हैं नोजोकोमल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, उनको उसके बारे में इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना इस प्रोग्राम का मेन एम होता है। नेक्स्ट है गाइडलाइन एंड रिकमेंडेशंस, क्या क्या गाइडलाइन और रिकमेंडेशंस है जो कि ये प्रोग्राम हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम जो होता है वो देते हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को। तो सबसे पहले कि हैंड वॉशिंग, हमको टाइमली हैंड वॉशिंग करना है, जब भी एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के पास में जाते हैं तो हमें हैंड वॉशिंग करना है। सेकेंड है आइसोलेशन प्रिकॉशंस, जब भी जो पेशेंट आइसोलेशन में है, आइसोलेशन में मतलब उन्हें कम्युनिकेबल डिजीज कंडीशन है, तो ऐसे पेशेंट्स को डील करते हमें पूरे प्रॉपर प्रिकॉशन लेना है। इम्यूनाइजेशन, जो भी रिक्वायर्ड इम्यूनाइजेशन है, इम्यूनाइजेशन मतलब कि वैक्सीनेशन, जो भी रिक्वायर्ड वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन है स्टाफ के लिए, पेशेंट्स के लिए, वो हमें प्रॉपर स्टाफ को, हाउस कीपिंग जो फोर्थ क्लास वर्कर है उनको, जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है सबको टाइमली लगाना है। इन्फेक्शियस डिजीज कंट्रोल, जो भी डिजीज कंडीशन जो कि कम्युनिकेबल डिजीज कंडीशंस होती है उनको कंट्रोल करने के लिए हमें प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं। जैसे कि टीबी हो गया, वो एक कम्युनिकेबल डिजीज है, तो हमें प्रॉपर प्रोटोकॉल, मास्क ग्लव सारे पहनना है, उन पेशेंट्स को अलग रखना है। अगर किसी पेशेंट को वाटर बॉर्न डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है, एयर बॉर्न डिजीज है, तो हमको वहाँ पे क्या टैग लगाना है, जिससे कि क्या अवेयरनेस रहे सबके बीच में। गाइडलाइन फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल इन हेल्थ केयर पर्सनल, जो भी इन्फेक्शन कंट्रोल की गाइडलाइंस है, जैसे हैंड वॉशिंग हुआ, अगर कैथेटर इंसर्ट कर रहे हैं तो हमें क्या-क्या स्टेप्स फॉलो करना है, सर्जरी कर रहे हैं तो क्या-क्या स्टेप्स फॉलो करना है, वो सारी जो भी गाइडलाइंस है वो हमको सारे हेल्थ केयर वर्कर्स के बीच में बताना भी हेल्थ के ये हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम के अंडर में आता है। एसएसआई, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन कंट्रोल, स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन। एसएसआई के टाइम हमें क्या-क्या मतलब जब भी सर्जरी होती है या सर्जरी की जो साइट होती है वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए हमें क्या-क्या स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के प्रोटोकॉल फॉलो करना है, कौन से इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग सर्जरी हमें यूज करने चाहिए, और एसेप्टिक टेक्निक कैसे मेंटेन करना है, ये सब हमें ध्यान में रखना है। स्टूडेंट्स, एसेप्टिक टेक्निक्स क्या होता है, एसेप्सिस क्या होता है, इसके ऊपर मेरा पूरा वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे जाके स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन और एसेप्सिस अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का और इस वीडियो का, कलेक्शन ऑफ सैंपल। फॉर सक्सेसफुल आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैथोजेंस, एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड इन सिलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन।
collection time, storage, method of dispatch in the laboratory, aseptic handling during all steps of specimen collection. ठीक है, किसी भी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के लिए या डायग्नोसिस के लिए, है ना, अगर जब डायग्नोसिस पता चलेगा पेशेंट का, फिर ही हम पेशेंट का आगे ट्रीटमेंट कर पाएंगे, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि 100% एक्यूरेसी के साथ में क्या हो, स्पेसिमेन, मतलब जो ब्लड सैंपल है या जो भी सैंपल, यूरिन सैंपल, स्टूल सैंपल है, वो कलेक्ट हो, एट अ टाइम कलेक्ट हो, उसका प्रॉपर स्टोरेज हो, और जो भी सही तरीका है लेबोरेटरी तक पहुंचाने का कि ब्लड कोगुलेट ना हो, आइस पैक के बीच में रखा हो, प्रॉपर नाम डेट टाइम के साथ भेजा जाए लेबोरेटरी में, ये, और वो कंटामिनेटेड ना हो किसी भी तरीके से, ये सारी स्टेप्स का हमको ध्यान रखना है, फिर ही हमें क्या होगा, प्रॉपर 100% एक्यूरेसी के साथ में सैंपल्स के रिजल्ट मिलेंगे और हम डायग्नोसिस बना पाएंगे और पेशेंट का आगे ट्रीटमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट है प्रिकॉशन इन स्पेसिमेन कलेक्शन। हमें क्या क्या प्रिकॉशन है जो ड्यूरिंग स्पेसिमेन कलेक्शन हमको ध्यान में रखना है। स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड अंडर स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशन। हमें प्रॉपर एसेप्टिक कंडीशन के अंडर में ही कलेक्ट करना है सैंपल को। अगर ब्लड सैंपल ले रहे हैं तो वैक्यूटेनर पूरा स्टेराइल होना चाहिए और ग्लव्स पहने होना चाहिए, प्रॉपर कॉटन स्वेब से साफ करने के बाद ही हमें सैंपल लेना है, ये सारी चीजों को ध्यान रखना है। अवॉइड कंटामिनेशन। कंटामिनेशन मतलब हमें जो भी सैंपल है उसको कंटामिनेट नहीं करना है, मतलब ऐसा नहीं है कि वैक्यूटेनर खुला हुआ है और आपने किसी एक पेशेंट का सैंपल डाला, दूसरे पेशेंट का सैंपल आपके हाथ में है, उसका कोई ड्रॉप गिर गया, या यूरिन सैंपल लिया है तो वो खुला रखा हुआ है, घंटों तक आपने भेजा नहीं है लेबोरेटरी, तो हमको कंटामिनेशन अवॉइड करना है। Third, every specimen include the information like patient name, date and time of collection, what details we should include। तो हमें जब भी पेशेंट के हम सैंपल, कोई सा भी सैंपल लेते हैं तो हमें उस पर प्रॉपर टैग लगाना है, पेशेंट का नाम, डेट, टाइम, कलेक्शन का टाइम, कौन से वार्ड में, वार्ड की पूरी डिटेल सब कुछ मेंशन करने के बाद ही लेबोरेटरी में भेजना है, ताकि मिक्सिंग होने की या मिसप्लेस होने की पॉसिबिलिटी ना रहे। High risk specimens like HIV, hepatitis B must be handled with extra care। कोई भी जो हाई रिस्क स्पेसिमेन होते हैं, जिससे कि कम्युनिकेबल डिजीज होती है, जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस बी, इनको हमें और एक्स्ट्रा केयर के साथ में हैंडल करना है, जिससे कि हम भी सिक्योर रहे और पेशेंट के रिजल्ट्स भी प्रॉपर आ सके। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक और ये यूनिट यहाँ पे खत्म होती है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स है या कोई आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको कोई से नोट्स चाहिए, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एक बार हम गो थ्रू करते हैं, इस यूनिट में हमने क्या क्या पढ़ा है। नोजोकोमल इन्फेक्शन, जो हॉस्पिटल में रहने के बाद पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाता है, वो नोजोकोमल इन्फेक्शन होता है। हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम, नोजोकोमल इन्फेक्शन को रोकने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए या कम करने के लिए जो प्रोग्राम्स है हॉस्पिटल में चलाए जाते हैं, वो हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम आएगा। और कलेक्शन ऑफ सैंपल, तो सैंपल कलेक्शन करते वक्त हमें क्या क्या चीजें हैं जो ध्यान में रखना चाहिए, वो इसके अंडर में आएगा। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।